हेलो एवरीवन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा क्लास 12th का एनुअल एग्जामिनेशन 2022 जिसे मार्च के लास्ट वीक से लिया जाना है, इसी संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी के टर्म सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम के लिए जारी किए गए मॉडल सेट सेकेंड मॉडल सेट 2 के क्वेश्चंस का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आंसर्स डिस्कस करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उस ओरिजिनल क्वेश्चन को देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चंस है मॉडल सेट सेकेंड के अंदर। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं मॉडल सेट सेकेंड के अंदर सारे सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए के अंदर जो टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, जिसमें से कोई आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। ग्रुप बी में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, जिसमें से भी आपको कोई 5 क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। ग्रुप सी जो है वह लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस वाले का ग्रुप है ये, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और जिसमें से कोई 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको करना पड़ेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो ओरिजिनल क्वेश्चन है मॉडल सेट सेकेंड का, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यह जो है ग्रुप फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं। तो किसी भी कंट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी दूसरे कंट्री का बायो रिसोर्सेस अगर उस कंट्री या जो पीपल उससे कंसर्न्ड है, जुड़े हुए हैं, उनसे बिना अनुमति लिए हुए उनके बायो रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे बायो पायरेसी कहते हैं। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि एल्गल ब्लूम किसे कहते हैं। तो किसी वाटर बॉडी में जब न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं जब बहुत सारा होता है किसी वाटर बॉडी में, और जब उसमें प्लैंक्टोनिक एल्गी या एल्गी का जो उसमें एक्सेसिव तीव्र वृद्धि होता है, उसे हम लोग एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इंग्लिश में आंसर है और उसके ठीक नीचे हिंदी में भी आंसर है। क्योंकि बायोलॉजी साइंस है और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से बायोलॉजी पढ़ते हैं। एक है IARI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो बायोगैस प्लांट है, तो बायोगैस प्लांट को IARI ने डेवलप किया था। इसका फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका हिंदी में भी क्या होगा, सेम यही होगा। इसमें तो हिंदी कुछ इस तरह का है नहीं। ब्रूड पैरासिटिज्म किसे कहते हैं। एक ऐसा बर्ड होता है जो किसी दूसरे बर्ड के घोंसला में, नेस्ट में अपने अंडे को रख देती है, और जो होस्ट होती है, होस्ट बर्ड होती है, वह उस अंडे को अपना अंडा समझ करके इनक्यूबेट करने लगती है। इसी को कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, और इस तरह से ये पैरासिटिज्म का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5th क्वेश्चन है कि झूम कल्टीवेशन किसे कहते हैं। झूम कल्टीवेशन, तो झूम कल्टीवेशन जो है, कल्टीवेशन कृषि का ही एक प्रकार है, जिसमें क्या किया जाता है कि उस जगह से जंगल को काट के हटा दिया जाता है, जंगल में आग लगा दिया जाता है जो कटे हुए जंगल है, और तब वहाँ पर खेती की जाती है। तो जंगल के आग लगने से क्या बनेगा, जो ऐश बनेगा, जो राख बनेगा, वो जो सॉइल होगा उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देगा, उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देगा। तो इस तरह से ये झूम खेती या झूम कृषि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैग पॉलीमरेज जो है PCR में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। टैग पॉलीमरेज, तो देखिए टैग पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है। और इस टैग पॉलीमरेज को किससे अलग किया जाता है, तो एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि यह एक बैक्टीरियम है, यह एक जीवाणु है जिससे यह एंजाइम
सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। और ये चूँकि हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है, इसलिए पीसीआर टेक्निक में टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। तो इसका ये आंसर है। जो बायोगैस होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब बायोगैस के अंदर में कौन कौन से गैस होते हैं, तो मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। मुख्य रूप से ये 3 गैस होते हैं। ग्रुप बी के अंतर्गत जो क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो 7 के बाद जो 8वां क्वेश्चन है कि स्टैटिन्स क्या होता है, या स्टैटिन्स के बारे में कुछ बताइए। तो एक ईस्ट है जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस, उससे स्टैटिन्स को अलग किया जाता है या बनाया जाता है। और यह जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। स्टैटिन्स कैसे कम करता है, तो कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाले जो एंजाइम होते हैं उस एंजाइम का जो बाइंडिंग साइट होता है, तो उस बाइंडिंग साइट के साथ जो है स्टैटिन जुड़ जाता है। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है स्टैटिन, और इस तरह से कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस है, उत्पादन है, उसको कम कर दिया जाता है। तो इंग्लिश में, और ये रहा इसका आंसर हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके कोई 3 गुण के बारे में बताइए। तो एक है बर्थ और डेथ रेट पॉपुलेशन का, एक है सेक्स रेशियो, एक है एज पिरामिड। तो एज पिरामिड क्या हुआ, किसी पॉपुलेशन में 3 तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले, रिप्रोडक्टिव वाले और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। जब तीनों के नंबर का जब रिलेशन बनाया जाता है तो जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे एज पिरामिड कहते हैं। तो सेक्स रेशियो क्या एक सदस्य का होगा, एक इंडिविजुअल का होगा क्या? नहीं, वो एक पॉपुलेशन का होगा, जिसमें मेल और फीमेल का जो टोटल नंबर है उसके रेशियो को निकाला जाएगा। और किसी एक इंडिविजुअल का बर्थ होता है, बर्थ रेट नहीं होता, उसी तरह से डेथ होता है, डेथ रेट नहीं होता है। तो इस तरह से बर्थ और डेथ रेट जो है वह पॉपुलेशन का होगा। तो इस तरह से इसका आंसर ये हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं, इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ये ऐसे एंजाइम है जो डीएनए, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, स्पेसिफिक साइट पर, विशिष्ट स्थल पर, जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो बैकबोन होता है शुगर फॉस्फेट के बीच, तो किसी 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच ये काटता है ये एंजाइम। अब एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाएगा, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है। तो जैसे एक एंजाइम है जिसका नाम है इको आर फर्स्ट, कुछ खास नहीं है, इको आर फर्स्ट, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो फर्स्ट लेटर है वह जो जिस बैक्टीरियम के जीनस से लिया जाता है वह जीनस को रिप्रेजेंट करता है। यह जो बाद में दो लेटर है, 2 अक्षर, वो स्पीसीज, बैक्टीरियल स्पीसीज को डिनोट करता है, सूचित करता है। ये जो है उसके स्ट्रेन को सूचित करता है, और ये जो है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, जैसे इस स्ट्रेन से जो पहला एंजाइम खोजा गया वो इको आर फर्स्ट है। तो इस तरह से जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का नाम क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई RY13 है। तो इस तरह से इंग्लिश में क्वेश्चन का आंसर हो गया, और ये हिंदी में क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेम ही है, इंग्लिश का हिंदी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स किसे कहते हैं। तो होता है कि तीन आधार पर, एक है नंबर, एक है बायोमास, एक है एनर्जी। तो उसके आधार पर अगर हम किसी एक फूड चेन में जो 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक इकोसिस्टम में 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फूड चेन में तो सिर्फ प्रोड्यूसर और जो डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं उन्हीं को स्थान दिया जाता है फूड चेन में। और फूड चेन में जो प्रोड्यूसर और डिफरेंट टाइप के जो कंज्यूमर्स हैं उनका जब एक रिलेशन बनाया जाता है तो एक कुछ इस तरह का एक शेप बनता है, आकृति बनती है, उसे हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो बेस पर हमेशा कौन होता है? बेस पर हमेशा होता है प्रोड्यूसर, उत्पादक होता है। यहाँ क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। और यहाँ होता है टॉप या टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है ना। तो एनर्जी के लिए क्या है? तो एनर्जी के लिए मान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जैसे 10,000 जो जूल है इसके पास है, इसका 10% एनर्जी यहाँ पर जाएगा तो 1000 जूल, इसका 10% यहाँ पर जाएगा 100 जूल, और इसका 10% यहाँ जाएगा 10,000 जूल। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास हुआ? प्रोड्यूसर के पास।
और इसके पास सबसे कम है, इसलिए फिर यह जो पिरामिड एनर्जी का पिरामिड होगा वह बनेगा अपराइट। इसको अपराइट कहते हैं इस शेप को। तो क्वेश्चन है कि अपराइट पिरामिड को एक्सप्लेन कीजिए। तो ठीक है, चूँकि एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होता है यूनिडायरेक्शनल, इसलिए जब भी होता है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी तो वह अपराइट टाइप होता है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया इंग्लिश में। और ये फिगर है, इसको आप फिगर को आप ड्रॉ कर देंगे। इंग्लिश में भी यही फिगर चलेगा और हिंदी में भी यही फिगर चलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ये इसका हिंदी में आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि क्राई प्रोटीन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि क्राई प्रोटीन में जो क्राई वर्ड है प्रोटीन के लिए, तो इसमें सी बड़ा यूज करना है क्राई प्रोटीन के लिए। क्राई प्रोटीन क्या है? इंसेक्ट को मारने वाले प्रोटीन है, अर्थात ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है क्राई प्रोटीन। जो एक खास प्रकार का बैक्टीरियम है उनके ग्रोथ के एक पर्टिकुलर फेज में एक खास अवस्था में बनता है, लेकिन क्रिस्टल के फॉर्म में बनता है ये प्रोटीन जो है क्रिस्टल के फॉर्म में बनता है। तो इसलिए बैक्टीरियम जो है वो मरता नहीं है। तो इसे कौन बनाता है? इसे बनाता है बैसिलस थ्योरिनजेंसिस बनाता है, ये जो बैक्टीरियम है ये बनाता है। अब है कि मानव ने इस प्रोटीन का किस तरह से फ़ायदा उठाया है। तो ये जो बैक्टीरियम का जो जीन है, जो जीन इस प्रोटीन को बनाता है क्राई प्रोटीन को, तो उस जीन को क्या किया जाएगा? बैक्टीरियम से काट लिया जाएगा और प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। प्लांट सेल के अंदर में भी ये जो जीन है वह क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और वह प्रोटीन से प्लांट सेल पर तो किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होगा, लेकिन जब कोई इंसेक्ट उस प्रोटीन को खा लेगा, प्लांट के पार्ट को खा लेगा, मीन्स सेल्स को खाएगा, सेल्स में जो टॉक्सिक है, टॉक्सिन है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, जहरीला प्रोटीन है, उसको खा लेगा। खाने से क्या होगा? उसके गट के एल्कलाइन पीएच के कारण जो टॉक्सिन है वो सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा। और घुल जाने के बाद क्या होगा कि जो एपिथेलियल सेल्स होता है उससे वो टॉक्सिन आके जुड़ जाएगा। बाद में एपिथेलियल सेल्स जो का गट का वो फट जाएगा, जिससे इंसेक्ट की मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से इसका इंग्लिश में आंसर हो गया और ये इसका हिंदी में आंसर हो गया। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन और इसे कैसे पुनः पूर्ति की जा सकती है। तो डिप्लेशन का मतलब होता है कोई चीज़ कम हो जाना। तो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का मतलब क्या हो गया कि जो ग्राउंड वाटर है उसका वाटर लेवल जो कम होता है उसे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन कहते हैं। किस तरह से इसे हम मतलब फिर से इसको ये कर सकते हैं? तो जो पानी का जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसको कम करना है, पानी को एक लिमिट में ही इस्तेमाल करना है, पानी की जो मांग है उसको कम करना होगा, जंगल की कटाई को रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड़ को लगाना होगा। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। ये इसका हिंदी में आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेट्रिटोवोर्स और डिकम्पोजर्स में क्या अंतर है। तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डेट्रिटस कहते हैं। तो डेट्रिटस को खाने वाले डेट्रिटोवोर्स होते हैं। और ये डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? तो ये जो डेट्रिटस होते हैं या कोई ऑर्गेनिक रिमेंस है तो उसको वो अपने एंजाइम्स के द्वारा ब्रेक करते हैं अपनी बॉडी के बाहर, और तब उससे वो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया डिकम्पोजर्स का? बैक्टीरिया, फंजाई। और इसका एग्जाम्पल हो गया अर्थवर्म। तो डिकम्पोजर्स जब डिकम्पोजिशन करता है ऑर्गेनिक रिमेंस का या ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसमें एक प्रोसेस होता है ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। तो ये डिकम्पोजर्स में होता है। डिकम्पोजर्स, यहाँ पर आर छूट गया है, डिकम्पोजर्स। तो इस तरह से ये है। ये इसका हिंदी में हो गया। डिकम्पोजर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, फंजाई। और डेट्रिटोवोर्स का एग्जांपल हो जाएगा डेट्रिटोवोर्स का अर्थवर्म, केचुआ। ये इसका आंसर हिंदी में हो गया। ग्रुप सी है जो लॉन्ग क्वेश्चन का है। सबसे पहला है बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं। तो पहले आप आंसर देख लीजिए, मैं फिगर के माध्यम से आगे समझाऊंगा। तो ये इंग्लिश में हो गया आंसर और ये हिंदी में हो गया आंसर। तो इसमें ये जो फिगर है, इस फिगर को बनाने की ज़रूरत नहीं है। बगल वाला जो फिगर है
इस फिगर को बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सेमी फिगर बनाना है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे खास प्रकार का टॉक्सिकेंट होता है, जैसे डीडीटी मरकरी हो गया, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, किसी एंजाइम के द्वारा इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता सिमिलर फॉर्म में, सरल रूपों में। तो परिणाम क्या होगा, कोई एक ऑर्गेनिज्म अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डीडीटी या मरकरी चला गया तो वो अपनी बॉडी से डीडीटी को बाहर नहीं निकाल पाएगा या सिंपलर फॉर्म में तोड़ नहीं सकेगा। और जब इस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा लेगा तो ये डीडीटी या मरकरी अगले ट्रॉफिक लेवल में चला जाएगा। तो किसी भी एक फूड चेन में जो कोई टॉक्सिकेंट होता है, जैसे डीडीटी हो गया, तो उसका एक के बाद दूसरे ट्रॉफिक लेवल के बाद तीसरे ट्रॉफिक लेवल में डीडीटी का कंसंट्रेशन अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। इसी फेनोमेनन को, इसी घटना को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। डीडीटी और मरकरी के लिए बायोमैग्निफिकेशन जो है बहुत ही पॉपुलर है। तो जैसे वाटर में डीडीटी का कितना यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया है, 0.03 ppb, बहुत कम है। जू प्लैंकटन में कितना होता है, 0.04 ppm। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। जू प्लैंकटन को स्मॉल फिश खाती है तो 0.4 ppm, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाती है तो 2 ppm, और इसको खाती है फिश ईटिंग बर्ड्स तो 25 ppm। तो इस तरह से सिंपल सा फिगर है, ये एनसीईआरटी का फिगर है। तो आप इससे फिगर को भी एग्ज़ाम में बनाएंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो। जीन थेरेपी किसे कहते हैं, और जीन थेरेपी में जो हम लोग एडीए का जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें क्या सब स्टेप्स हैं। तो किसी मान लेते हैं कि किसी ह्यूमन बीइंग में, किसी मानव में अगर कोई एक डिफेक्टिव जीन है, ख़राब जीन है, तो उसको हटा करके उसके जगह अगर हेल्दी जीन से रिप्लेसमेंट कर देंगे तो इसी तकनीक को बोलेंगे जीन थेरेपी। और इस तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह होगा तो उसका हम ट्रीट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। एक एंजाइम है जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज। यह जो एंजाइम है इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये एक एंजाइम का नाम है, एडीए शॉर्ट में कहते हैं। तो जब ये एंजाइम अगर किसी आदमी में नहीं बनेगा तो क्या करेंगे उसके लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे कि उस पेशेंट का, उस रोगी से लिम्फोसाइट्स को ब्लड से अलग बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो एक फंक्शनल एडीएससी डीएनए होगा, मतलब एक जीन है, ये जीन है जिसको बनाया जाता है, और ये ऐसे जीन है, डीएनए का सेगमेंट है जो एडीए एंजाइम बना पाएगा। उसको ले करके रेट्रोवायरल वेक्टर का इस्तेमाल करके उस लिम्फोसाइट्स के अंदर डाल दिया जाता है और तब पेशेंट में फिर से वापस डाल दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता है, बार बार लिम्फोसाइट्स में निकालना होता है फिर डालना होता है। तो अगर हम ये काम अगर शुरू में करते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं, जहाँ हम लोग जानते हैं कि लिम्फोसाइट्स बोन मैरो के अंदर बनता है, तो मैरो सेल्स के अंदर ही अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम एडीएनए का जो cDNA उसको हम अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये अस्थाई इलाज हो सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। तो ये इसका हिंदी में आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि जो फंजाई और बैक्टीरिया होता है उसे डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, सड़ा गला जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसे तोड़ देता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स को हमें समझना है। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इसमें जो डेट्रिटस होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसे है ना डेट्रिटोवोर्स के द्वारा मतलब डेट्रिटस को खाने वाले हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है सबसे पहले। उसके बाद है लीचिंग, जो सेकेंड स्टेप है। इसमें क्या होता है कि जो जल में घुलनशील जो न्यूट्रिएंट्स होता है वह मिट्टी में नीचे तक चला जाता है, मिट्टी के लेयर में चला जाता है, और वह इस तरह से अनुपलब्ध हो जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है। जो थर्ड स्टेप है वह है कैटाबॉलिज्म। इसमें होता है क्या कि जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा, है ना, उनके द्वारा जो डेट्रिटस होता है तो उसे ब्रेक कर दिया जाता है कि इसमें सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया जाता है। और ये तीनों स्टेप एक साथ होते रहते हैं डेट्रिटस पर। फोर्थ स्टेप है ह्यूमिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि एक काले रंग का, है ना, मटेरियल का एक लेयर बनता है जिसे ह्यूमस कहते हैं, इसमें बनता है ह्यूमिफिकेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होता है, यह लास्ट स्टेप है, और इसमें क्या होता है कि कुछ माइक्रोब्स के एंजाइम्स के द्वारा जो ह्यूमस होते हैं उनको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में तोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया।
और इसी का यहाँ पर हिंदी दिया हुआ है, हिंदी में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है। इस टेक्निक से हम डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे हम अलग करते हैं, पृथक करते हैं और उसके बाद उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि यहाँ पर एक जेल प्लेट होता है, जेल प्लेट में यहाँ पर वेल होता है, गड्ढा होता है, और यहाँ पर ना एग्रोजेल बनाया जाता है। एग्रोज एक कार्बोहाइड्रेट जेल बनाया जाता है और उसके बाद इस गड्ढा में डीएनए फ्रेगमेंट को डाला जाता है। ये होता है कैथोड और ये होता है एनोड। डीएनए फ्रेगमेंट को डाला जाता है कैथोड की तरफ, डाला जाता है कैथोड की तरफ। इसे बैटरी से जोड़ दिया जाएगा, डायरेक्ट करंट दिया जाएगा। तो क्या होगा कि जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो करंट के प्रभाव में क्या होगा कि डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वह इससे सीविंग इफेक्ट के द्वारा भागेगा। जो छोटा टुकड़ा होगा डीएनए का वह बहुत दूर तक जाएगा और जो बड़ा टुकड़ा है वह बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से हम लोग, अच्छा उसके बाद क्या करते हैं, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट दूर दूर तक चला गया है, अब इसे हमें देखना है। देखने के लिए हमें इथीडियम ब्रोमाइड नाम का एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे हमको इसको स्टेन करना होगा, रंगना होगा, और उसके बाद यूवी रेडिएशन से एक्सपोज करेंगे, जिससे जहाँ पर डीएनए होगा ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड बनेगा, है ना, मतलब गहरे नारंगी रंग का बैंड पट्टी बनेगा जो वास्तव में डीएनए है। और बाद में इस डीएनए को काट लिया जाएगा, जिसे इल्यूशन कहते हैं, और बाद में जो डीएनए फ्रेगमेंट को हम काट के अलग किए हैं ना, उसमें जो इम्प्यूरिटीज है उसे हटा लेंगे। तो इस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। तो ये इंग्लिश में आंसर लिखा हुआ है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लंबा है, उतना तो करना ही पड़ेगा, 5 मार्क्स का है ये। और ये इसका हिंदी में आंसर है। और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि मिलाना है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये है कॉलम ए और ये क्या है कॉलम बी। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में तो सेम ही रहेगा ना। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। जैसे माइकोराइजा, किसका आंसर क्या है, यहाँ पर होना चाहिए था फर्स्ट, लेकिन नहीं, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है सेकेंड। तो माइकोराइजा क्या है, फंगस और प्लांट के बीच का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जहाँ दोनों को फायदा मिलता है। एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है। लाइट क्या है, तो इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक फैक्टर है। हिंट सेकेंड क्या है, ये पहला खोजे जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, HIND हिंट सेकेंड। और ये प्लाज्मिड क्या है, तो ई कोलाई जो बैक्टीरियम है उसके साइटोप्लाज्म में पेरीफेरी में, है ना, पेरीफेरी में, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ई कोलाई है, तो इसके पेरीफेरी में एक होता है डीएनए जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, और इसी ई कोलाई में एक और डीएनए होता है प्रोटीन के साथ जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया, और ये प्लाज्मिड हो गया, ये प्लाज्मिड हो गया। तो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तो यहाँ पर थोड़ा ये हो गया है, एस लग गया है, यहाँ पर डीएनए होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने टर्म सेकंड के, मॉडल सेट सेकंड के सारे क्वेश्चंस का आंसर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।